अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे अच्छा बनने के हवाले से। अच्छा होना बहुत खूबसूरत बात है, नरम दिल होना भी अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से थका देती है। इसको पीपल प्लीजिंग भी कहते हैं। और आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो बज़ाहिर अच्छी लगती है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनी ही खुशी और सुकून खोने लगता है, और वो है बिला वजह हर किसी के लिए हद से ज़्यादा अच्छा बनना। बाज़ लोग हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने जज्बात, अपनी पसंद और अपने सुकून को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर बात पर यस कहना, हर किसी को प्लीज़ करना, राज़ी रखना और अपनी तकलीफ़ छुपा लेना आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ज़हनी तौर पर थका देता है। और याद रखें, अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद को नज़रअंदाज करना नहीं। और इंसान को इतना नरम भी नहीं होना चाहिए कि लोग इसकी अच्छाई को कमज़ोरी समझने लगे। तो व्यूअर्स, इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नहीं कहना भी सीखें। नो कहना बहुत ज़रूरी है। अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और हर रिश्ते में एक बाउंड्री सेट करें, हेल्दी बाउंड्री। क्योंकि जब इंसान अपनी कदर करना सीख लेता है तो लोग भी उसकी कदर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ख़ुद से मोहब्बत करना खुद गर्जी नहीं, बल्कि एक मुतवाज़न और पुरसुकून ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ आज हम इस शो का आगाज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे फंक्शनल फूड्स के हवाले से, जो सुनने में तो हमें काफ़ी मॉडर्न और एक्सपेंसिव भी लगते हैं, लेकिन ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो बुनियादी ग़िज़ाइयत फ़राहम करने के साथ साथ इंसानी सेहत पर इजाफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी डालती है। ये फूड्स जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को बेहतर बनाने, बीमारियों से बचाव और हमारी मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर हिबा, सबसे पहले तो बताएं कि फंक्शनल फूड्स क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। अच्छा, हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि सिंपल फूड और फंक्शनल फूड, मतलब ताकि लोगों को पता चले सिंपल फूड क्या है और फिर उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि फंक्शनल फूड क्या है। सिंपल फूड वो है कि जो हमारी इंस्टेंट हंगर को मीट करे, मतलब हमें इंस्टेंट एनर्जी दे, सिंपल इन शॉर्ट वर्ड। और फंक्शनल फूड क्या है कि वो फूड जो हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे लॉन्ग टर्म अफेक्ट करे, मतलब हमें क्रॉनिक डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारियों से लॉन्ग टर्म के लिए बचाए। अब जो सिंपल फूड है, अगर हम उसको करें कैटेगराइज कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे फैट, प्रोटीन, कार्ब्स है ना, वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट स्टेपल फूड दे देते हैं, इंस्टेंट स्टेपल एनर्जी दे देते हैं, वो हमारे सिंपल फूड हैं। फंक्शनल फूड में कैसे क्या आ जाते हैं, जैसे ओट्स हो, सीरियल्स हो गए, बेरीज हो गए। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट है, उसको फोर्टिफाइड कर दिया हुआ है। जैसे एक सिंपल होल मिल्क है और जब हम उसको फोर्टिफाइड कर देते हैं उससे हमें विटामिन डी भी मिल जाता है। इसी तरह फंक्शनल फूड की ज़्यादा हम कहते हैं कि जब हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सीड हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म हम फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जो सिंपल फूड है, जैसे हमने चावल खा ली, रोटी खा ली, आलू खा लिया, केला खा लिया, सेब खा लिया, ये हमारे सिंपल फूड्स हैं। फंक्शनल फूड जब हम इसको फोर्टिफाइड कर देते हैं, इन अनदर शॉर्ट वर्ड्स, जो चीज़ फोर्टिफाइड नहीं है वो सिंपल फूड है, जो चीज़ फोर्टिफाइड हो गई हुई है वो हमारे पास फंक्शनल फूड में आती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे पास आपने जैसे बताया कि सिंपल फूड और उसमें फ़र्क है, तो थोड़ा और हमें बेसिक डिफरेंस बताएं सिंपल फूड और फंक्शनल फूड में। अच्छा, सिंपल फूड अगर मैं कहूँ कि घर में जैसे हम रोटी खाते हैं गंदम की, चावल खाते हैं और फ्रूट कोई खाते हैं, जैसे सेब खा लिया, केला खा लिया, ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल फूड में आती हैं। अब जो हम फंक्शनल फूड की तरफ जाते हैं, जैसे हम सीरियल खाते हैं, जो है ओट्स एक सिंपल फूड है, ठीक है। अब जब हमने उसको सीरियल का फॉर्म दिया है तो ज़ाहिर बात है वो फोर्टिफाइड हो गया। और जब हम सीरियल खाते हैं उसमें बेरीज भी आ गई हैं, हमारा किनवा भी आ गया है, ये सारी चीज़ें हमारी एक पैकेज बन गया कि हमारी बॉडी को एक फुल ऑफ मैक्रोज मिले हैं। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एट ए टाइम एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जारी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और हेल्दी फील होता है हमें। इसलिए कहा जाता है कि अब फंक्शनल फूड को भी आप अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अच्छा हिबा, ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि इंस्टा पे भी काफ़ी ये चीज़ वायरल है और बहुत से लोग प्रमोट भी कर रहे हैं चिया सीड्स को।
तो इसमें एक तो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है और हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग जो है वेट लॉस के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले पता होना चाहिए चिया सीड और बेसल सीड, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। बेसल सीड तुख मलंगा जिसको पानी में डालते हैं वो थोड़ा सा फूल जाता है और चिया सीड इतना ज़्यादा फूलता नहीं है, ठीक है। चिया सीड और बेसल सीड दोनों हैं बहुत अच्छी कैटेगराइज, हाई फाइबर होता है, लेकिन जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिक है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, उनमें बेसल सीड देने से ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उनके घुटनों में ज़्यादा पेन करती हैं, बोन्स में ज़्यादा पेन करती हैं। तो फिर उनके वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये हाई फाइबर होता है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज में हमें मिल रही होती है चिया सीड में। मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि कोई भी सीड आपने यूज़ करना है, चाहे वो चिया हो, बेसल हो, फ्लैक्सीड हो, उसको उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एंटीबायोटिक को 7 डेज़ देते हैं, 7 डेज़ के बाद अगर आप उसको छोड़कर नए सॉल्ट की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी पे, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। इसी तरह फूड्स में भी अगर आप सीड्स का इस्तेमाल करें तो वीकली एक सीड को दें, सारे सीड्स एकदम से यूज़ ना करें। जैसे आपने एक वीक चिया सीड को दिया है, एक वीक बेसल सीड को दें, उसने आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़ कर जाना है और वो लॉन्ग टर्म छोड़ कर जाती है। इसको रिवर्स कर लें, यानी कि 4 वीक्स इन अ मंथ हैं तो 4 वीक्स में 4 सीड्स यूज़ करें, फिर नेक्स्ट साइकिल इसी तरह स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक चीज़ पे रेजिस्ट नहीं रहेगी, आपकी बॉडी एक ही चीज़ को रिस्पॉन्स देने पर फिर बंद हो जाती है। जैसे चिया सीड वेट लॉस के लिए यूज़ करवाते हैं, लेकिन हम 15 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते हैं 3 मंथ्स की जर्नी में, एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। तो सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा, है। अगर हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया तो हम सीड्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अगर हम चिया सीड्स की बात करें तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा इस हवाले से भी गाइड करें। अच्छा, चिया सीड्स को इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके नेट पे भी आए, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप रात को उसको भिगो कर रख दें, सोक करके रखें, और सुबह किसी भी स्मूदी में 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करें, सोक्ड किए हुए, ठीक है। और या तो उसको दही में डाल लें, या तो मतलब अगर आप दही में डालते हैं और साथ में आप अपने नट्स डालते हैं, दही क्योंकि प्रोबायोटिक है, जैसे मैंने कहा फंक्शनल फूड में आता है, ऐसी चीज़ जो प्रोबायोटिक आ जाती है वो आपके गट को अच्छा रखती है, और आजकल गर्मियाँ भी हैं आपको पता है, तो हमने ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे मैदे को ठंडा रखे, हमारा गट अच्छा रहे। तो उसमें सुबह सुबह अगर आप दही का बाउल लेते हैं 100 ग्राम और उसमें आप 1 टेबल स्पून चिया सीड डालते हैं, जो आपका फाइबर का कंटेंट भी पूरा करता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, और साथ में आप अपने नट्स का इस्तेमाल करें, वो नट्स जैसे आलमंड हो गया या डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका एक होल मील सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार होता है। तो चिया सीड्स को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स को अगर आपने निहार मुँह यूज़ करना है तो रात को सोक करके रखें, सुबह उठ के जो वेट लॉस कर रहे हैं वो हाफ लेमन उसमें डाल कर पी सकते हैं, जिनको सूट करता है, वरना वो ऐसे भी पी सकते हैं। चिया सीड्स को आप डिटॉक्स में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, सारा दिन उसको पीते रहें। अच्छा। कुछ लोगों को डिटॉक्स में बेसल पसंद आता है, कुछ लोग डिटॉक्स में चिया डालते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटॉक्स में बेसल और चिया ही डलते हैं। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने में बहुत हेल्प करते हैं। और चिया सीड, बहुत से जो लोग हैं वो चिया सीड जो है ना मतलब कि जैसे स्मूदीज़ हो गई, जैसे एप्पल, लौकी और सेलरी की स्मूदी बनाकर उसमें भी डालते हैं चिया सीड, बेसल सीड, क्योंकि आजकल ड्रिंक या लिक्विड फॉर्म में लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो वो कहते हैं कि हमने रोटी चावल से थोड़ा अवॉइड करना है, कोई एक भूख भी नहीं लगती, पानी की इंटेक ज़्यादा करने को दिल करता है। कोई भी आपने लेमनेड बनाया उसमें चिया सीड डाल सकते हैं, कोई भी ड्रिंक बनाया उसमें बेसल सीड डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप डेली, 2 टेबल स्पून तक भी जा सकते हैं, डेली आप इसको यूज़ करें। बट फिर बार बार कहती हूँ, जो अर्थराइटिस हैं, जो रोमेटिक अर्थराइटिस हैं, जिनको बोन हेल्थ का कोई इशू है, वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें कि मैं इसको कितनी डोज में इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये भाई किनवा के बारे में बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। किनवा, मैं कहती हूँ इट्स वाओ, अल्लाह ताला की, आपके एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हुए हैं, तो आइडिया हो गया कि कुछ मैजिकल है ये मैजिकल नहीं, ये 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी पे, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो। और लोगों को पता ही नहीं है किनवा हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि आप देख लें कि अगर 150 ग्राम किनवा आप डेली खा रहे हैं तो 8 ग्राम उसमें आपको प्रोटीन जा रही है, मतलब आपको उसमें जिंक भी जा रहा है, लॉट ऑफ फाइबर जा रहा है, उसमें आपको मैग्नीशियम भी जा रहा है, आपकी प्रोटीन सोर्स पूरी हो रही है, आपकी फाइबर सोर्स पूरी हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि गट हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है और लोगों को इस चीज़ की अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है कि गट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी और हमारे बाल भी अच्छे होंगे और भी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो एक नेचुरल ग्लो भी आपके फेस पे आएगा।
तो उसके लिए जो ऑनलाइन काफ़ी टीज़ भी मिल रही हैं, हर्बल टीज़ और ये सब चीज़ें, तो एक तो बताएं क्या इनको कंज्यूम करना बगैर न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कंज्यूम करना सेफ़ है, और दूसरा गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, स्पेशली फंक्शनल फूड्स का। अच्छा, गट हेल्थ एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आजकल 70-80% पीपल्स जो है ना उसमें सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों पे। और आपने कहा टीज़ जो मिल रही है, मैं हमेशा कहती हूँ जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं तो एक दफ़ा अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि ये मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, क्योंकि मीडिया पे जो चीज़ आप देख रहे हैं वो हो सकता है 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, आपकी बॉडी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं किसी को सूट किया डजंट मीन कि आपको भी सूट करेगी। तो कोशिश करें कि पहले उसकी लो डोज से स्टार्ट करें, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। अब दूसरी चीज़ आपने कहा फंक्शनल फूड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में ऐड करें जिससे जो है ना ऑटोमेटिकली हमारा गट अच्छा हो जाए। सबसे बड़ा जो मैंने सबसे पहले ही बात की है कि आपके पास प्रोबायोटिक आपकी योगर्ट है। गट के क्लाइंट्स जितने भी हैं उनको प्रोबायोटिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे उनका गट ठीक रहेगा। अब मौसम ऐसा, आप जो है ना लस्सी का इस्तेमाल करें, चाटी की लस्सी का इस्तेमाल करें, दही की लस्सी जो होती है उसका इस्तेमाल करें, वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा। और सुबह के टाइम लें इसको, अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह। दूसरा, सीड्स में अगर हम देखें तो फेनल सीड जिसको सौंफ कहते हैं, मैं कहती हूँ जिनको गट का इशू है हर मील से 15 मिनट पहले, डिपेंड अपॉन पेशेंट बॉडी वेट, अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें। 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक इसकी डोज जाती है, डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन। च्यू करें, च्यू करके उसको स्प्लिट आउट कर दें, उसके सीड ना अंदर लेकर जाएं हर मील से 15 मिनट पहले। वो क्या होगा, आपका जो फूड है उसको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा बीइंग अ डाइजेशन, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करेगा, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा, आपकी जो है ना कह लें कि कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ नहीं होंगे, आप सारा दिन एक्टिव रहेंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे, बर्प इश्यूज़ नहीं होंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इससे। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम सजावल जी। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। अपना टीवी म्यूट कर दें प्लीज़ पीछे से। ओके। और सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एच पीलोरी मेथी का मसला है, काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2-3 साल। ठीक है, ओके। एच पायलोरी का मसला है उनको काफ़ी अरसे से। अच्छा, एच पायलोरी में हम सबसे पहले कहते हैं कि आपने डेयरी प्रोडक्ट स्टॉप कर देनी है। ठीक है, ग्लूटेन जैसे पहले मैंने जिक्र किया, ग्लूटेन स्टॉप कर देना है। फ्रूट्स में से सिट्रस फ्रूट नहीं लेना जो खटास वाला होता है, और कोशिश करनी है कि आपने यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह जो ले रहे हैं उसको बॉईल करके लें। राइस फ्लोर का इस्तेमाल करें, किनवा का इस्तेमाल करें, वो आपके एच पायलोरी को देखिए, एच पायलोरी जब हो जाता है उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाई जाती है 7 डेज़ 14 डेज़, उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है कि आपकी डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन होता है कि वो किस तरह। कुछ लोगों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कुछ को बर्पिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, एसिड रिफ्लेक्स के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस लिहाज से फिर उसका कस्टमाइज डाइट तैयार की जाती है। ठीक है, वैसे एक कॉलर का सवाल ले लें, उसके बाद आप इन जर्नल बता देगा ना कि फंक्शनल फूड्स वगैरह का इस चीज़ में क्या रोल है। एक कॉलर है हमारे साथ सिंध से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, सवाल कीजिए। मैडम, ये आजकल जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 43-46 है। जी, ठीक है ना। अभी उसकी हवाले से यहाँ पे तो गर्मी में किस चीज़ से ज़्यादा हम वो उसको यूज़ करें, खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, इस हवाले से थोड़ा हमें गाइडलाइन करें। ठीक है। और आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी वगैरह, शुगर, बीपी, कुछ ऐसा? मैडम, शुगर वगैरह कुछ नहीं है, नहीं बस थोड़ा ये है ना, पेट थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ खाते हैं ना खाना वगैरह, इसी हवाले से ना थोड़ा वजन भी मेरा 70 से अबो है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहबा पूछ रहे हैं वो कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल करें वो? अच्छा, इमली आलू बुखारे का पानी यूज़ करें अगर उनको कोई इश्यूज़ नहीं है, और उसमें बेसल सीड डाल दें, तुख मलंगा, चिया सीड डाल लें। वो सारा दिन आप ड्रिंक पीते ना, या आपने डिटॉक्स बना लें, उसमें थोड़े से आलू बुखारा,
इमली थोड़ी डाल के डिटॉक्स में 1.5 लीटर पानी में, और उसके अंदर आप मिंट भी डालें, थोड़ा सा जिंजर डालें और उसमें बेसल सीड डालें या चिया सीड डालें, उसको सारा दिन रिफ़िल करते रहें। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहेंगे। आप बताएं उनको कि कौन सी चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। आपने पहले इमली आलू बुखारे के पानी और शरबत की बात की, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें लें वो? योगर्ट का इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक है, लस्सी, चाटी की लस्सी, दूध की लस्सी मिक्स करके वो पिएं सुबह निहार मुँह। दही का वैसे इस्तेमाल हर खाने के साथ करें, 3 to 4 टेबल स्पून। पीच आए हुए हैं, पीच का आप जो है ना जूस बना के, या नहीं जूस बन सकते, पीच वैसे ही खाएं। आपको तरबूज आया हुआ है वो, उसका इस्तेमाल करें। जितना फ्रूट्स रॉ ले सकते हैं उतना रॉ लें। फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा अच्छे करें। तरबूज वाटर कंटेंट ज़्यादा रखता है अपने अंदर। मेलन आया हुआ है वो यूज़ करें। फ्रूट्स इस मौसम में मैं कहती हूँ ज़्यादा, आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम पे कि हमें इतने फ्रूट्स अवेलेबल हैं कि हम उसको अवेल कर सकते हैं, और फिर भूख भी कम लगती है। अगर हम इसी के ज़रिए अपना वाटर कंटेंट पूरा कर लें तो मेरे ख्याल से हम सारा दिन बहुत एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे फंक्शनल फूड्स के हवाले से कि वो क्या होते हैं, किस तरह हम उनको अपनी घरेलू डाइट में ऐड कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके खतरात फंक्शनल फूड्स कंज्यूम करने की वजह से कम हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर हिबा उस्मान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब पर। आज बात करेंगे बच्चों के जो टीथ हेल्थ है उसके हवाले से, क्योंकि बच्चों के दांत उनकी सेहत और ख़ूबसूरत मुस्कुराहट के लिए बहुत अहम होते हैं, और अगर शुरू से इनकी सफाई और देखभाल ना की जाए तो दांतों में कीड़ा, दर्द और दूसरे मसाइल हो सकते हैं। और आज के सेगमेंट में हम बच्चों के दांतों के आम मसाइल, इनके इलाज और बचाव के तरीक़ों के बारे में जानेंगे, और वो कौन से जदीद ट्रीटमेंट्स हैं जो बच्चे बिना डरे करवा सकते हैं, उनके लिए सेफ़ हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि बच्चों के दांत उमूमन क्यों ख़राब होते हैं? ये तो हम सबको पता है कि मीठा खाते हैं उस वजह से ख़राब होते हैं, तो और कौन सी रीज़न्स हैं? बच्चों के दांत ख़राब होने का सबसे मेन रीज़न है उनकी डाइट, उनका प्रॉपर ब्रशिंग ना करना और उसका प्रॉपर ब्रशिंग उनको ना सिखाना। और दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर बॉटल फीड पर होते हैं। जो बॉटल फीड होता है वो रात में जो बॉटल्स हैं वो मदर्स उनको दे देती हैं और वो सारी रात बॉटल फीड करते रहते हैं, और उसके बाद वो दांतों को सुबह साफ़ भी नहीं करते। दांतों से ज़्यादा ज़बान को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सारे मेजर्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बैक्टीरिया हार्बर करेगा और दांत डेफिनेटली ख़राब होंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पहला डेंटल चेकअप कब करवाना चाहिए बच्चों का? फर्स्ट डेंटल चेकअप बच्चों का एटलीस्ट 1 ईयर में कराना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की उम्र में नॉर्मल बच्चों के मुंह में पहला दांत आ जाता है, और यही वो टाइम है कि जब आपने ब्रशिंग भी स्टार्ट करवानी है। ब्रशिंग एक्चुअली स्टार्ट नहीं करनी, बच्चों को ब्रशिंग की हैबिट इस्टेब्लिश करनी है कि उन्होंने दांतों को ब्रश करना है, और ख़ास तौर पर उनकी ज़बान जो है वो हेल्प करना है कि उनकी ज़बान जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली ब्रश जब उनकी आदत नहीं होती इतनी छोटी उम्र में तो वो ज़बान को भी नहीं साफ़ कर सकते। सो इट्स मोर और लेस लाइक अ गुड पेरेंटिंग। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि किस एज में उनको ब्रशिंग स्टार्ट करवाएं? एट द एज ऑफ 1 ईयर, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। देखें, ब्रशिंग स्टार्ट नहीं करवानी है, बेसिकली हमने एक हैबिट डेवलप करनी है ताकि वो खुद ब खुद आपको देख के जो है वो ब्रश करें, तो ताकि ये चीज़ उनकी जो है वो प्रीवेल हो और फिर ज़्यादातर डिजीज़ से जो है वो बचाया जा सकता है। और डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो है वो उनको शुगरी डाइट दें, जो एसेंशियल शुगर्स हैं, जो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हैं वो उनको ज़रूर दें, लेकिन अननेसेसरी तौर पर जो शुगर एडिटिव्स हैं, फ्लेवर्स एडिटिव्स हैं, उनसे उनको रोका जाए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हम बच्चों के करवा सकते हैं? देखिए, मॉडर्न डे में बच्चों के तमाम ट्रीटमेंट्स करवाए जा सकते हैं। दांतों के हवाले से, मसूड़ों के हवाले से, दांत अगर आगे पीछे हैं वो भी सही किए जा सकते हैं, और अगर दांत खुदा न खास्ता मुंह में आए ही नहीं हैं, सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और बहुत इजीली ये किए जा सकते हैं। इसके डिफरेंट अब मोडालिटीज़ हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया भी है, सेडेटिव ऑप्शंस भी हैं, और आप लाइव भी ऑन चेयर भी पेशेंट्स के साथ बच्चों के साथ, ये बिल्कुल सेफ़ है। देखिए, हमारे यहाँ ना एक मिथ है कि जी बच्चे का इलाज करना है और अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है, ख़ास तौर पर जो स्पेशल केयर के बच्चे हैं या जो आप समझ लें मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि जिनके लिए माँ बाप को शायद केयर टेक करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है, तो डेंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर पर स्पेशल केयर के जो नीड्स बच्चे होते हैं। उसमें हमारे पास आईवी सेडेशन जैसे बच्चों को सुला के उसमें हम सेडेशन में अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, हाँ, हम उस बिल्कुल प्रोसीजर को कर सकते हैं और बड़ा सेफ़ प्रोसीजर है। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया का भी ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी जो है वो तो ज़ाहिर बात है और भी ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन दोनों ऑप्शंस इक्वली मतलब अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं और दोनों ही सेफ़ हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी ऑरल हेल्थ है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उमूमन हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो नहीं पता, हमने खुद उनकी हैबिट्स डेवलप करनी है, तो कौन से पेरेंट्स जो है कौन सी गलतियाँ करते हैं? पेरेंट्स यूजुअली, जो मैंने अपना इतना एक्सपीरियंस देखा है, पेरेंट्स ना नेग्लिजेंट हैं, उनके पास शायद टाइम नहीं है, या वो वक्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क, जो इफ़ेक्टिव टाइम है वो ज़्यादा उन पर सर्फ नहीं करते। इसकी वजह से बच्चे जो है वो नेग्लिजेंट होते हैं और वहीं से सारी डिजीज़ेज़ होती हैं ना, माँ सिवाय ओरल कैविटी नहीं, और भी बॉडी के अंदर डिजीज़ सिर्फ इसी वजह से हैं कि जब आप अपने बच्चे के ऊपर ख़ुद तवज्जो नहीं देंगे तो डेफ़िनेटली वो लेवल ऑफ़ अटैचमेंट, वो लेवल ऑफ़ केयर उसको उस तक नहीं जाएगा, तो उससे जो है वो मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं। और अगेन पेरेंट्स का ख़ुद बाशऊर होना और अपने लिए मोटिवेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, जब भी वो चीज़ आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। एग्जैक्टली। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम जी रुबीना, सवाल कीजिए। जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे ना मसूड़ों से ब्लड रहता है, कुछ दवाएं वगैरह इस्तेमाल करूं, 3-4 महीने ठीक रहता है, फिर ब्लडिंग आने लगती है मसूड़ों से। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें अब मैं एग्जैक्टली तो इनको नहीं बता सकता कि कॉज ऑफ द ब्लीडिंग क्या है। माइट भी पॉसिबिलिटी कोई ड्रग्स लेती हो, इनकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो, या इनके मसूड़ों की सेहत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो, तो सबसे पहले कॉज को इरेडिकेट करना पड़ेगा, फिर हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जिसके अंदर ऐसा सॉल्ट है जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन दैट इज़ अ टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वी नीड टू रूल आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग, जो हर से 3 से 4 महीने के बाद ये ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही हैं, तो कॉज को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट द अप्रोप्रिएट और द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। ठीक है। अच्छा ये बताएं क्या बच्चे फ्लॉस कर सकते हैं, उनके लिए सेफ है? बच्चे बिल्कुल फ्लॉस कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं, और अगर उनको करना भी चाहिए। मतलब देखें, ये ब्रशिंग की हैबिट डेवलप करना, फ्लॉसिंग की हैबिट डेवलप करना, ये आप हैबिट डेवलप करेंगे तो बच्चे करेंगे, इससे पहले कि आप खुद करेंगे तो वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको एकदम सिखाना शुरू कर दें। बच्चों के अंदर एक एलिमेंट ही होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सीखते हैं। जो आप करेंगे बच्चों ने उनको कॉपी करना है, जिस तरह आप बोलेंगे, बैठेंगे, आप ब्रश करेंगे, बच्चों ने एग्जैक्टली उसको कॉपी करना है। अगर आप फ्लॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे भी फ्लॉस कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 10 और 12, और प्रॉपर फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस से ज़्यादा आई वुड सजेस्ट इंटरडेंटल ब्रश होता है, जो कि 2 दांतों के दरमियान में क्लीन करने के लिए बड़ा नरम सा सिलिकॉन का ब्रश होता है, ठीक है। वो अगर वो यूज़ कर लें तो वो बेहतर है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक अप्रोप्रिएट टाइम तक उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं अपने दांतों को सफ़ेद करने के लिए, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, क्या वो सेफ़ है? अंडर सुपरविजन ऑफ अ डेंटिस्ट इट इज़ एग्जैक्टली सेफ, बट डेंटिस्ट को या डेंटल सर्जन को या स्पेशलिस्ट को ये एवेल्युएट करना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर द डेंटल ब्लीचिंग। हर कैंडिडेट, अब मैं अपनी प्रैक्टिस में हर पेशेंट को ब्लीचिंग ऑफ़र नहीं करता, डिस्पाइट ऑफ एनी फैक्ट कि वो अगर ख़ुद भी इस बात के लिए कितना पुश हैं। इफ़ आई थिंक कि इनको ब्लीचिंग सूट करती है, आई डेफिनेटली प्रिस्क्राइब देम, अदरवाइज देयर आर अदर ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपने आगे जिक्र किया था दांत टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, तो वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? दांत टेढ़े होने के ना सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है उनकी हैबिट्स। वो क्या पेसिफायर की वजह से भी होते हैं? पेसिफायर की वजह से भी होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो थंब सकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या कुछ बच्चों का जबड़ा छोटा होता है और उनके दांत जो है वो थोड़ा सा, उनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यूजुअली हैबिट्स होती हैं। अगर हैबिट शुरू से वो बहुत ज़्यादा थंब सकिंग करते हैं तो दांत टेढ़े इस वजह से भी होते हैं। और फिर थर्ड फैक्टर आप ये कर लेंगे हेरिडिटरी। ये 2-3 फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से बच्चों के मुंह में दांत टेढ़े होते हैं, और इसको अर्ली टाइम के ऊपर अगर आप इंटरवीन कर लें एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है बाद में ऑर्थोडोंटिक्स का, उससे बच्चों को किसी हद तक बचाया जा सकता है। सो इन अदर वर्ड्स कि अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी कर लें तो बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप बच सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जो बच्चों के दूध के दांत है, क्या उन पे भी ट्रीटमेंट्स होते हैं? बिल्कुल, बच्चों के मुंह में तो होते ही दूध के दांत हैं। दूध का दांत आता है सबसे पहले 6 महीने की उम्र में, और सबसे आखिरी दूध का दांत गिरता है 12 साल की उम्र में। 6 से 12 साल मिक्स डेंटिशन की एज होती है, जिसमें पक्के दांत आ रहे होते हैं और दूध के दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये है। और उसमें मैं एज अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट यही एडवाइस करता हूँ कि बच्चों के दूध के दांतों की भी हिफाजत करनी चाहिए। देखिए, लेट सपोज अगर एक बच्चे का दूध का दांत है जो कि 3 साल की उम्र में आया है, लेट सपोज, ठीक है, उसने शेड ऑफ होना है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो बीच में 7 साल का डिफरेंस है। अगर उस एज डिफरेंस में वो उस बच्चे का दांत इन्फेक्ट हो जाता है या उसको प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल वी आर गोइंग टू ड्रैग दैट सिचुएशन अप टू द 7 ईयर्स। ठीक है, वी हैव टू ट्रीट इट ताकि वो 7 ईयर्स तक रिटेन रहे, ताकि वो अपने टाइम पे जाके शेड हो और उसका पक्का दांत अपनी सही पोजीशन पे और सही टाइम पे आए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ब्रेसेस या अलाइनर्स, आजकल हम देखते हैं अलाइनर्स का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? देखें, अच्छे या बुरे की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एन ऑप्शंस, इट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट मोडालिटीज। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि ब्रेसेस जो होते हैं वो आपने उसमें वायर्स लगती हैं, वो मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और वो दिखते हैं, मतलब आप यू कैन ईजिली सी के जिसने ब्रेसेस पहने हुए। अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट हैं और आप उतार भी सकते हैं। अलाइनर्स यू नीड टू वेयर देम 22 आवर्स, यू हैव अ आप 2 घंटे के लिए उसको उतार सकते हैं, वो आपने खुद टाइम मैनेज करना है। दूसरा, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अलाइनर्स के लिए, बट फॉर द ब्रेसेस यू नीड टू प्रेजेंट टू द डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 28 डेज और द 4 वीक्स। तो आपकी जो डिपेंडेंसी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। जी शाहिद, सवाल कीजिए। मिस, मैं ये डॉक्टर सलमान साहब से मेरा सवाल ये था कि मेरे 2 दांत हैं, उनकी मैंने रूट कनाल करवाई थी कुछ तकरीबन 6 माह पहले के करीब। तो उसके ऊपर जो मैंने वो जो कवर होता है ना, वो नहीं करवाया, तो वो ना करवाने से कोई नुकसान तो नहीं है, वो जो मेरा रूट कनाल हुई है? ठीक है, एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अयान, सवाल कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि हम प्रोग्राम देख रहे हैं आपका बैठ के ना, सारे दोस्त हॉस्टल में, तो एक वो 2 दिन पहले भी मैंने कॉल की थी, वो दोस्त को मेरा ना, वो आप सारे जो दोस्त हैं वो हॉस्टल में एक साथ बैठ के ही प्रोग्राम देखते हैं मेरा, अब तो मुझे भी याद हो गया है। जी जी बिल्कुल। तो वो दोस्त का एक और मसला था कि ना उसके नीचे वाले दांत ना टेढ़े हैं, तो जिसकी वजह से ना उसका रिश्ता भी नहीं हो रहा, तो वो ज़रा बड़ा परेशान है। तो मैं ज़रा उसका डॉक्टर साहब हो गया, कोई क्या तरीका कर सकते? ठीक है जी डॉक्टर साहब, पहले आप उनका बता दें, उन्होंने कवर नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, शाहिद साहब ने जहाँ तक सवाल किया है कि देखिए, मैं एग्जैक्टली तो ये नहीं कह सकता कि ये कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ जिससे मेरे ख्याल तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दांत की रूट कनाल करके कवर कराया जाए। कवर जब होता है कि जब आपके दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो और दांत का स्ट्रक्चर जो रिमेनिंग है, यानी कि जो बचा हुआ दांत है वो बहुत कम है, आप कवर लगाएं, बिल्कुल लगाएं, वरना वो दांत टूट जाएगा। अगर ये सिचुएशन हम रिवर्स कर दें कि आपके दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मौजूद है और जो फिल्ड पार्ट है वो कम है, यू डोंट नीड अ क्राउन, यू डोंट नीड अ कवर। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी कोशिश करता हूँ पेशेंट्स को कवर ना लगाऊं, क्योंकि मैडम लोगों से अपने नेचुरल दांत साफ़ नहीं होते, कवर वाला दांत साफ़ करने का एडिशनल काम है। ठीक है, तो दिस इज लोग शिकायत करते हैं वो कवर के नीचे ज़्यादा ख़राब, वो रीज़न क्या है, वो साफ़ नहीं होता और हम माशाल्लाह हमारी सारी कॉम बहुत जल्दी में होती है, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, तो इसको देख लें, अगर वो एलिजिबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं एलिजिबल है तो दैट इज़ द आंसर टू हिज क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अयान ने सवाल किया था, उनके दोस्त के दांत टेढ़े हैं नीचे वाले और उसकी वजह से उनका रिश्ता भी नहीं हो रहा। चले, रिश्ता अल्लाह करे उनका अच्छी जगह हो जाए, दांत टेढ़े होने से रिश्ते का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कि अब देखें, अब जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है, अयान इज़ एन एडल्ट फेलो, ठीक है, ही माइट बी 18+ और 20+, ठीक है। अब इनको चाहिए कि ये अलाइनर्स या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। अगर ये नहीं करवाएंगे तो दांत खुद ब खुद तो सीधे होंगे नहीं, ठीक है, और रिश्ता भी मेरा ख्याल है कि वो खुद ब खुद नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बेहतर ये कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट से और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स वुड बी गुड। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। जी वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से, मेरा बेटा है, पहले उसको फ्रंट सामने के 2 दांत में उनके सुराख हो गया था, ऊपर से बारीक गम्स के पारों पर, फिर 3 दांतों में फिर 4 ऐसे बढ़ता गया, मतलब 2 साल में उसके सामने के 5-6 दांत खत्म हो गए। और इसी तरह बेटी को अब शुरू हो गया, सामने 2 दांत में सुराख और अब 3, इस तरह उसका भी बढ़ता जा रहा है। मुझे ये पूछा था क्या ये मेरे का इशू है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्लीनिंग मेरे बेटे बहुत रेगुलर करते हैं, क्लीनिंग 3rd टाइम दिन में, इसके बावजूद हो जाता है उनको। ठीक है, एक और कॉल। एज क्या है अगर आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो? ये 16 साल है और बेटी की एज 13 साल। ठीक है,
शाइस्ता भी हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी जी कीजिए सवाल। जी शाइस्ता सवाल कीजिए। शाइस्ता आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आई गेस ड्रॉप हो गया। अच्छा उस्मा जी जी, इससे पहले जो कॉलर थी उनके जो बच्चों के दांतों में कीड़ा लग रहा है, देखिए मैडम कीड़ा जो है ना वो ऐसे नहीं लग जाता, ठीक है, आप सुराख हो रहे हैं तो अब ये देखना पड़ेगा क्या उनके दांतों का हेरिडिटरी तौर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो दांत बिल्कुल नॉर्मल है तो उसका एक ही मसला है कि ब्रशिंग हैबिट कॉम्प्रोमाइज्ड है, डाइट उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज बिल्कुल कीड़ा नहीं लग सकता। या बाज़ जगह ये भी होता है कि जिस जगह वो खातून रहती हैं वहाँ का पानी कुछ बहुत बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ लाहौर के आसपास के इलाकों में ना पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है। अगर तो ये सारे फैक्टर्स नहीं है दैट मीन्स ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है या दूसरा उनकी डाइट जो है वो मेंटेन नहीं है। लेकिन ये जो हेरिडिटरी वाला मामला है ना कि मौरूजी है कि माँ में भी था बेटे में भी हो गया, ये इतनी मौरूजी नहीं है कि जितना शायद हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जितना हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। इन मौरूजी का एलिमेंट ना सिर्फ अब 10% से ज़्यादा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अब आप देखें ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि मदर बेटा बेटी और उन सब के दांतों में आ रहा है, दैट मीन्स कोई एक कांस्टेंट कॉज है या कांस्टेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से सारी फैमिली इफेक्ट हो रही है। एंड आई एम श्योर इनके घर में और भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं और भी कोई बच्चे हैं, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हर कैंडिडेट की ही ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज है, घर में कोई ब्रश ही नहीं करता या घर में बताया वो 3 दफ़ा दिन में करते हैं, वो 3 दफ़ा दिन में ब्रश करते हैं। अब मैडम मसला ये ना कि 3 दफ़ा, अब मेरे भी दांत में कीड़ा लगे ना कोई अगर कुछ हो जाए तो मैं भी सारा हफ्ता ऐसे ब्रश करूँगा जैसे पता नहीं सारा साल ना ब्रश किया हो। हाँ, आप एक्सेसिव ब्रशिंग भी ना करें, ट्वाइस अ डे स्मार्ट एंड इफेक्टिव ब्रशिंग इज़ मोर देन इनफ। प्लस डाइट का अपना ख्याल रखें क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कैंडिडेट है वो अगर कहता है डॉक्टर साहब मैं तो खाना ही बड़ा कम खाता हूँ लेकिन खाता 4 दफ़ा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। इवन आप ज़्यादा खा लें मुनासिब मिकदार में और नंबर ऑफ टाइम्स उसको कम कर दें तो दैट वुड बी अ वेरी गुड। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऑरल ट्रीटमेंट्स के हवाले से, स्पेशली बच्चों के बारे में भी हमने बात की है कि किस एज में उनका डेंटल चेकअप हमें कराना चाहिए, कैसे हम उनके दांतों का ख्याल रख सकते हैं, और इसके अलावा भी दांतों के मुख्तलिफ मसाइल पर हमने बात की। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलमान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 95 रोज़ा गर्मियों की तवील तातीलात के ऐलान पर तालीमी तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि इससे तलबा की पढ़ाई और तालीमी मेयार मुतासर होने का ख़दशा है, और हुकूमत से अपील की गई है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एक तालीमी कैलेंडर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए जिस पर सब इत्तफ़ाक़ करें। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से समर कैंप्स की इजाज़त देने पर भी सवालात उठ रहे हैं कि अगर ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स तक महदूद है तो सरकारी स्कूलों के तलबा के तालीमी नुकसान का अजाला कैसे होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि पंजाब हुकूमत ने 1000 स्कूल्स में खेलों के मैदान बनाने और इंटर स्कूल मुकाबलों के इनेकाद का भी फ़ैसला किया है। और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ़ परवेज़ से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आतिफ़, हम देखते हैं कि जो आजकल दौर चल रहा है, हमारी जो करंट सिचुएशन है ड्यू टू वॉर या कोई बीमारी आ जाती है या कुछ भी ऐसा तो फ़ौरन स्कूल्स बंद कर देते हैं, या कोई जंग आ जाती है, तो अब हम देखते हैं कि जो तातीलात होती हैं गर्मियों की उसको भी इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया और जो तालीमी साल है वो भी इतना ज़्यादा कम हो गया है। तो क्या जो ऊपर बैठे फ़ैसला कर रहे हैं उनको नहीं नज़र आ रहा कि इसके कितने ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स होंगे बच्चों की पढ़ाई पर? देखिए, इसका फिर हम शुरू करते हैं ऐसे ही कि वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनली क्या प्रैक्टिस है। तो मैं चेक कर रहा था कि अमेरिका हो या यूके हो या और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जो तालीमी साल का कैलेंडर जो होता है उसमें 175 से 180 दिन जो हैं वो होते हैं, ये स्टडी के दिन होते हैं। जो एग्ज़ाम का दिन है वो इससे अलग है। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल ये है कि तालीमी साल जो है वो कोविड के बाद से 135-30 दिनों का रह गया है। तो कम से कम कुछ 40 से 45 दिनों का शॉर्टफॉल है, गैप है, जिसकी वजह से तमाम क्लासेस के जो तलबा हैं उनके लिए निसाब को कवर करना
वो मुश्किल हो गया है। पिछले साल की बात कर ली जाए तो महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो स्कूलों में तातीलात का आगाज़ किया था वो कोई 28 मई से किया था और वो जारी रही थी कोई 14-15 अगस्त तक। लेकिन पिछले साल सैलाब की सूरत हाल थी जिसकी वजह से पूरे पंजाब में जो स्कूल एक वक्त में नहीं खुल पाए थे, मुख्तलिफ अजला में सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों को खोला गया था। तो ये गुज़िश्ता कुछ 4-5 सालों से 6 सालों से तालीमी अदारे जो हैं और वो ना सिर्फ वालदैन बल्कि तलबा जो हैं वो ख़ासे परेशान हैं कि जो तालीमी साल है वो मुख्तसर से मुख्तसर होता जा रहा है। जिसको 180 दिन होने चाहिए थे वो 130 से 35 दिनों में है। अब जब ये 40 से 50 दिन का जो गैप है उसकी वजह से ज़्यादातर जो मुतासर होते हैं वो बोर्ड के जिन्होंने बच्चों ने इम्तहान देने होते हैं। अब 9वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो कोई 10 जो है मई को ख़त्म हुए हैं। तो उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुई हैं 3 दिन, तो उसके बाद छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया कि 22 मई से छुट्टियां होंगी। तो ये कोई 9वीं के 10वीं की जो क्लासेस हैं वो छुट्टियों के अगर 3 महीने में ला लीजिए और 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है तो कुछ 7 या 8 दिन क्लासेस होंगी। 5 महीने में 10वीं जमात की सिर्फ 7 से 8 दिन क्लासेस हैं, बाकी सब छुट्टियां ही हैं। तो जब इतनी छुट्टियां होंगी तो निसाब कवर करना जो है वो तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए उस निसाब को पढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो समर वेकेशन है बल्कि विंटर वेकेशन जो है वो भी एक्सटेंड हो जाती हैं। फिर उसके अलावा स्मोक आ जाता है, कोई एहतजाज आ जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये ज़्यादा छुट्टियाँ दी गई हैं उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये बताई जा रही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तवानाई का बहरान है और ये कहा जाता है कि जब स्कूल लगते हैं तो बड़ी तादाद में गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, तो ऑयल का ज़्यादा ही कंजम्पशन होती है, जिसको देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि जो थोड़ी सी अर्ली छुट्टियाँ दे दी जाएँ और ज़्यादा छुट्टियाँ दे दी जाएँ। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आम दिनों में जुम्मा, हफ्ता, इतवार पहले ही छुट्टी चल रही है। तो एक इतनी छुट्टियाँ हैं जिसमें तलबा के लिए पढ़ना और असातिज़ा के लिए निसाब कवर करना जो है वो मुश्किल। ज़्यादा सारी छुट्टियों में थोड़ी सी पढ़ाई है। हम बचपन में इतनी छुट्टियां मांगते थे, अब हम स्कूल से निकल गए तो बच्चों को इतनी छुट्टियां और ये कोविड से ही ऐसा चला आ रहा है कि छुट्टियां। तो ये सारी सूरत हाल है जिसको देखते हुए जो प्राइवेट अदारे हैं, वालदैन हैं, असातिज़ा हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 3 महीने की बजाय 60 दिन की छुट्टियां होनी चाहिए, या अगर आपने छुट्टियों को इस तरीके से ही जारी रखना है तो समर कैंप्स जो हैं वो अर्ली आवर्स में यानी कि 7 से 9:30 बजे तक लगाने की इजाज़त दी जाए और वो तमाम छुट्टियों में जारी रहें, क्योंकि निसाब कवर करना है। हम देखते हैं कि जब 10वीं के इम्तहानात होते हैं तो 40 से 50% बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनकी तैयारी नहीं होती। तो उस तैयारी को यकीनी बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा की जो पास परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनको पूरे जो तालीमी साल में कैलेंडर में दिन है वो पूरे करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, सिर्फ ये एक और दिलचस्प पहलू इसमें ये भी है कि सिर्फ पंजाब में 3 महीने की छुट्टी दी जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो छुट्टियाँ हैं वो 1 जून से 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। वहाँ पर 2 महीने की छुट्टी दी गई है और 1 अगस्त से वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो प्राइवेट अदारे हैं, ना सिर्फ सरकारी स्कूल हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये छुट्टियों को कम किया जाए और जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर्स से मशावरत की थी, तजावीज़ मांगी थी, उसमें यह कहा गया था कि एकेडमिक कैलेंडर जो है वो 180 दिनों का होगा, यानी कि तदरीस के दिन जो है वो 180 दिन के होंगे, 20 दिन जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए रखे जाएंगे। लेकिन उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। कल भी वज़ीर तालीम से इस हवाले से जो बात हुई और उनसे कहा गया कि ये तालीमी कैलेंडर जो है वो महदूद हो रहा है, तो उनका कह रहा था कि 130 से 35 या 40 दिनों का है, तो बाकी दिनों को कवर करने के लिए भी हम जो है वो स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम लाहौर में बैठ के जो इस वक्त मौसम बेहतर है लेकिन दूसरे अजला में गर्मी शदीद है, तो उस सूरत हाल को भी देखना है और उसको देखते हुए हमने ये फैसले करने हैं कि वहाँ के तलबा और जो हैं वो गर्मी की शिद्दत से मुतासर ना हो। हुकूमत ने जो कम से कम जो मिनिमम सैलरी है वो 40,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो की थी कि मुकर्रर की थी, लेकिन हम स्कूल्स में देखते हैं कि आज भी टीचर्स जो काम कर रही हैं 10,000 रुपये भी कर रही हैं, 7,000 रुपये भी कर रही हैं, 15,000, 18,000,
इस तरह सैलरीज़ पे काम कर रही हैं, तो जो लेबर डिपार्टमेंट है क्या उसको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही, इस हवाले से वो कोई काम नहीं कर रहा और वो लोग कैश पे पैसे देते हैं? एक तो ये बात, तो ये सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट को नहीं नज़र आ रही और हमारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सरकार के जो अंडर चलने वाले स्कूल हैं उसमें भी ऐसी ही सूरत हाल है। ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल में, जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है जो सरकार का अदारा है, जहाँ पर जो सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया गया, तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। इस हवाले से जब हमने लेबर डिपार्टमेंट से भी बात की तो उनका कहना है कि ये 8 घंटे की जॉब नहीं होती। वो जो रूल्स 40,000 पर मिनिमम वेज है वो रखे गए 8 घंटे के लिए, कि जहाँ पर 8 घंटे की नौकरी होगी उनको 40,000 मिलेंगे। साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट ने कुछ और भी जो कट लगाने की इजाज़त दी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं तो उसके पैसे काटे जा सकते हैं, अगर खाना दे रहे हैं तो उसके पैसे काटे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर रिहाइश दे रहे हैं तो उसके पैसे भी काटे जा सकते हैं। तो ये जो लेबर डिपार्टमेंट के डिफाइंस रूल्स हैं उसके मुताबिक, लेकिन उनका साथ कहना है कि ये 4 से 5 घंटे की जॉब है तो उसको देखते हुए, लेकिन फिर भी जो उसको भी अगर काउंट या कैलकुलेट कर लिया जाए तो उतनी सैलरी असातिज़ा को नहीं दी जा रही। और अच्छा, तो ये भी तो होता है अक्सर लोग जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी स्कूल्स चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, और फिर उनके रिलेटिव्स हैं उनके भी होंगे, तो फिर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, फिर लेबर डिपार्टमेंट ये भी तो चीज़ देखेगा ना। अब देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी जब जो वॉचडॉग्स बैठे हुए हैं जो चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जैसे मीडिया का किरदार है कि वो इन चीज़ों को सामने लाए और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होती है, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं जिनको सामने लाया जाता है, उस पर जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से कार्रवाई भी की जाती है। तो शिकायत मौजूद हैं और उस पर जो है वो कानून भी हरकत में आता है और चीज़ों को इस तरीके से कभी आगे और कभी पीछे चीज़ें ठीक है। अच्छा आतिफ, सही कहा आपने। हमारी जो एक और स्टोरी है, लास्ट मिनट है हमारे पास, तो उस पर भी ज़रा कमेंट कर दें। जो खेलों के मैदान है वो बना रहे हैं, एक तरफ तो हम देखते हैं कि कट्स लग रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ बजट में, दूसरी तरफ अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, हम देखते हैं कि जो ग्राउंड्स बन रहे हैं, तो क्या इतना पैसा है हमारे पास? ग्राउंड्स को बेहतर करना है। जो सरकारी स्कूलों की अगर कहा जाए तो बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे और जो सरकारी ज़्यादातर में मौजूद है। और ये स्कूल्स जो होते हैं ये नर्सरी की खेलों के लिए अगर टैलेंट सामने आना है तो ये नर्सरी की हैसियत रखते हैं कि यहाँ से बच्चों को अगर शुरू से मौके मिले, उनको सलाहियतों का इजहार स्पोर्ट्स में, तो वो आगे जाके अच्छे खिलाड़ी जो है वो बन सकते हैं, अच्छे एथलीट बन सकते हैं। तो ये ऐलान पिछले साल भी जो है स्कूल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया था कि 500 मिलियन जो है वो दोनों डिपार्टमेंट रखेंगे और जो स्कूलों की ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो एक दफ़ा फिर ये महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1000 जो खेलों के ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसमें लाहौर बोर्ड जो है वो भी मैट्रिक तक के तलबा से स्पोर्ट्स फीस हासिल करता है, तो उनका भी किरदार है कि वो भी इंटर स्कूल मुकाबले करवाए, ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के माबैन बल्कि सरकारी और प्राइवेट दोनों के माबैन जो है वो मुकाबले होने चाहिए, जिससे टैलेंट सामने आए उस स्कूल से कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी और फिर जो है वो नेशनल लेवल पे। तो सोच तो एक अच्छी है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम बिल्कुल ऐसे ही आतिफ, जैसे आतिफ ने बात की कि ग्राउंड्स मौजूद हैं लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने पे काम करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं अगर बजट दिया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए तो इन सब चीज़ों पे लगे भी। और आतिफ उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा जब हम ये शो करें तो इन सारी चीज़ों पर काम हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। हम मुख्तलिफ जो एजुकेशन से रिलेटेड मसले चल रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है, उस पर बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज हम एक नहायत बाबरकत और अजीम इबादत हज की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हज वो मुबारक इबादत है जो इंसान को रूहानी पाकीज़गी, अल्लाह ताला की कुर्बत और गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया अदा करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तात रखता हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं।
जबकि एक हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और गुनाहों से बचे तो वो ऐसे वापस लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। और आज हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर्स मौजूद हैं जो हमें हज की अहमियत और फजीलत के बारे में बताएंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह कैसा। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं फ़िदाउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले तो पीर साहब आपसे सवाल करूँगी कि हज की क्या इम्पोर्टेंस है और इसको इतना अहम इबादत क्यों समझा जाता है? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन अब जबकि माह ज़िलहज जो है वो उसका आगाज़ हुआ चाहता है, इस पर इस हवाले से गुफ्तगू करना, इस महीने की अहमियत के हवाले से और बिलखुसूस इसमें मौजूद इस अज़ीमुश्शान इबादत के हवाले से बात करना यकीनन एक सआदत का बायस है। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। हम सब ये जानते हैं कि हज जो है वो इतना बुनियादी और असासी रुकन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के जो पाँच बुनियादी असासी रुकन करार दिए, उनमें पाँचवां रुकन जो है वो हज को करार दिया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसे जामिउल इबादा भी कहा जाता है और उसका सबब ये है कि तीन तरह की इबादत जो हैं वो हमें इस्लाम का जो निज़ाम इबादत है उसके अंदर नज़र आती हैं। कुछ इबादत ऐसी हैं जो खालिसतन रूहानी नौइयत की हैं, कुछ इबादत ऐसी हैं जो खालिसतन बदनी नौइयत की हैं, और कुछ इबादत ऐसी हैं जिन्हें हम माली इबादत के तौर पर लेते हैं। यानी रूहानी इबादत से मुराद औराद व वज़ाइफ़ हैं। और फिर इसी तरह हम अगले दर्जे पर जब जाते हैं तो बदनी इबादत में रोज़ा शामिल है और नमाज शामिल है, और माली इबादत में जो है वो ज़कात है और अल्लाह के रस्ते में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के जो दीगर रास्ते हैं, खैरात है, सदक़ात हैं, वो शामिल हैं। क्या ही दिलचस्प मामला है। ज़रा आप एक लम्हे के लिए ज़रा तवज्जो कीजिए कि हज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर ये तीनों दर्जों की इबादत जो है वो पाई जाती है। यानी उसके अंदर रूहानी तौर पर औराद व वज़ाइफ़ का सिलसिला जो है वो भी पाया जाता है। जब न सिर्फ ये कि मक्कतुल मुकरमा के अतराफ़ व अकनाफ़ में जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ गूंज रही होती हैं, बल्कि अब तो उसकी बरकत जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया के ज़रिए दुनिया भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 6 के 6 आबाद बर आज़मों को ये जो तकबीरात हैं ये मुअत्तर कर रही होती हैं, फ़िज़ाओं को पाकीज़ा कर रही होती हैं। और उसी तरह फिर बदनी इबादत में यकीनन रोज़े का जो मामला है इस महीने की निस्बत उसके साथ भी इस अंदाज़ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा रखा है कि इस महीने का जो पहला आशरा है उसकी जो परवरदिगार आलम की यहाँ इतनी कदर व मंजिलत है कि सूरह फ़ज्र के अंदर अल्लाह ने इसकी पहली 10 रातों की कसम खा रखी है। और फिर उसके साथ अगले दर्जे पर दिन का आलम यह है कि इसके हर दिन का रोज़ा जो है वो 1 साल के रोज़े के बराबर है। और 9 ज़िलहज का यानी यौम अरफा का रोज़ा, जिसे उर्फ़ियत में हम हज का दिन कहते हैं, और उर्फ़ियत में जो हज का दिन कहलाता है यौम अरफा 9 ज़िलहज को जो रोज़ा रखा जाता है, उसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये एक पूरे साबका साल और एक आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हज का पूरा मौसम ही अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा और पाकीज़ा है और इसकी इतनी अज़मत बयान की गई है। और जामिउल इबादत, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके अंदर तीनों दर्जों की इबादत जो है वो बदनी इबादत भी शामिल होती है, रूहानी इबादत भी शामिल होती है। और ज़ाहिर है जब एक आदमी अपने घर से निकलता है तो माल असबाब खर्च करता हुआ जाता है, रास्ते में भी खर्च करता है, वहाँ पर भी जाके खर्च करता है, और फिर घर से निकलते वक्त अपने अहबाब पर, अपने अहले खाना के लिए भी माल नान नफ़का छोड़ के जाता है। तो गोया ये वो इबादत है जिस एक इबादत के अंदर सारी इबादत जो है वो जमा हो जाती हैं, इसलिए इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, मौलाना साहब ये बताएं कि हज के बुनियादी अरकान कौन से हैं और इनकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमालि अफ़ज़ल। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमानु बिल्लाहि व रसूली। क़ील थुम्मा माज़ा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहादुन फ़ी सबीलिल्लाह। क़ील थुम्मा माज़ा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुन मबरूरुन। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, ये खूबसूरत उन्वान पर आपने मदू किया है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हज के हवाले से क़िबला डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरत इब्तदाइया बयान फरमाया। हज के अहम जो अराकीन हैं, एहराम बांधना। अब एहराम के हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एहराम वो मर्द के लिए है बग़ैर सिला हुआ, यानी वो लिबास है। 2 चीज़ें हैं, एक चादर है और एक तहबंद है। ख़वातीन के लिए जो वो आम कपड़े पहनती हैं वही है, अलबत्ता बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम उलमा का ये कहना है
कि ख़वातीन हज के मौके पर इहराम की हालत में वो अपना मुंह नहीं ढांपेंगी, अलबत्ता पर्दे के एहतमाम के लिए वो कोई ऐसी चीज़ कि जो हेड कैप वगैरह हो उसके ज़रिए वो आगे कपड़ा लटका सकती हैं जिसमें से नज़र भी आए, चेहरे पे कपड़ा ना लगे। दूसरी चीज़ ये है कि इहराम के साथ साथ सफ़ा मरवा की सई है, तवाफ़ है, वक़ूफ़ अरफ़ा है, ये बड़ा अहम है, और रमी जमरात वग़ैरह ये अहम चीज़ें हैं हज के हवाले से। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि अमूमन हमारे यहाँ हमारे दियार से जो लोग जाते हैं, जज्बात तो बड़े आला होते हैं, काबिल तासीन व तारीफ़ होते हैं, लेकिन मसाइल से शनासाई नहीं होती, वाक़फ़ियत नहीं होती, और ऐसे ही अंधाधुंध वो चले जाते हैं, उलमा की मजालिस इख्तियार नहीं करते, उनसे सवालात नहीं पूछते, क्योंकि हज फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह हज एक फ़रीज़ा है, तो इसी तरह से उसके जो मसाइल हैं, उसके जो लवाज़मात हैं, शरई तकाज़े हैं, उनको समझना भी उसी तरह से ही फ़र्ज़ समझा जाए कि जो जो चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं उनकी अहमियत भी वैसे ही है। ठीक है पीर साहब, ये बताएं कि हज पर रवानगी से पहले कौन सी दुआएं ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की माशाल्लाह फ़्लाइट्स चली हैं, खुश नसीबों की, बहुत से लोगों ने अभी जाना है, तो उससे पहले कौन से ज़िक्र अज़कार करने चाहिए और क्या एहतमाम करना चाहिए? बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल। मैं ये समझता हूँ कि हज एक ऐसी अजीम शान इबादत है कि परवरदिगार आलम ने इसको ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया, यानी फ़र्ज़ के दर्जे पर ये ज़िंदगी में एक मरतबा करनी है, अपनी उन 5 बुनियादी शराइत के साथ, जिनमें किसी आदमी का मुसलमान होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसका आकिल होना ज़रूरी है, उसके बाद उसका बालिग़ होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसका आज़ाद होना ज़रूरी है, फिर उसके लिए रास्ता आसान महफूज हो और माली इस्तिताअत उसके पास मौजूद हो। जब ये 5 बुनियादी शराइत, असासी शराइत किसी के अंदर आ जाती हैं, तो फिर उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, और पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा का हज जो है वो फ़र्ज़ है। गोया ये कैसी इबादत है, नमाज है ना दिन में 5 मरतबा है, रोज़ा है साल में जो है ना वो आप कई मरतबा रख सकते हैं, और फिर रमज़ान में फ़र्ज़ी रोज़े जो हैं वो भी कम अज़ कम साल में 1 महीना पूरा जो है वो है। ज़कात का इसी तरह हर साल एक मामला होता है, आप हर वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं। लेकिन हज का सफ़र एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है कि गोया ये पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, और अगर कोई करना भी चाहे, बार बार भी करना चाहे, तो 1 बरस के इंतज़ार के बाद दोबारा ये मौका मिलता है। सो हर हाजी की ज़िंदगी का ये, जैसे हर कलमा गो की ज़िंदगी की ये तमन्ना है ना कि वो सफ़र पर जाए और इस सफ़र को इख्तियार करे, उसके नसीब में हो, इसी तरह हर हाजी की ये तमन्ना होती है कि उसका हर हज का सफ़र जो है ना वो पहले से ज़्यादा बेहतरीन हो, पहले से ज़्यादा मुकम्मल और जामे हो, ताकि वो ज़्यादा अल्लाह की इबादत रियाजत हासिल कर सके। आप तसव्वुर करें एक ऐसा शख्स है जो अपनी पूरी ज़िंदगी से दस्तखुश हो जाता है, यानी अपने सारे मामलात, हत्ता कि अपने अजीज़ व अकारिब, अपनी औलाद, वालदैन, माश, ताल्लुक, वतन, सब को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ता है, और 2 उन चादरों के अंदर जो गोया कफन की अलामत है, जो मौत के बाद की ज़िंदगी की अलामत है, जो हमेशा रह जाने वाली ज़िंदगी की अलामत है, और जो ऐसा लिबास है जिस लिबास में इंसान ने अल्लाह के सामने कब्र के अंदर पेश होना है। उस लिबास को जब कोई शख्स ज़ेब तन करता है, तो गोया वो अल्लाह की बारगाह में ये ऐलान करता है कि मालिक, मैं अब इख्तियारी तौर पर, एक तो मौत के बाद सफ़र शुरू होना है ना अल्लाह की तरफ, मैं इख्तियारी तौर पर इनको पहन कर गोया तेरे रास्ते में तेरी सिमत आना चाहता हूँ। और फिर परवरदिगार आलम भी उस इख्तियारी सफ़र के ऊपर बंदे के आने को इतना पसंद फरमाता है कि उसके लिए जैसे ही वो 2 चादरें एहराम की पहनता है और अपना वतन छोड़ता है, अपने वतन से बाहर कदम रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत वासिया है वो उसकी मुहाफ़िज़ बनकर उसके गिर्द आ जाती है, और उसको इस सफ़र के अंदर जो है वो अपनी ख़ास मदद और नुसरत अता करती है, ताकि उसके लिए ये मुशक्क़त भरा रास्ता जो है ये आसान हो जाए। और जब कोई शख्स घर से निकलता है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इस सफ़र पर निकले और उसे इसकी अहमियत का अंदाज़ा ना हो, इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा ना हो, तो दुआएँ जो हैं वो आज ख़ुद दिल से निकल रही होती हैं। मैं बहुत सारी इस हवाले से दुआएँ जो हैं वो मारूफ़ और मकबूल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त पूरी तवज्जो, यकीन के साथ, आजिज़ी के साथ और कैफियत के साथ जिन टूटे फूटे लफ्ज़ों में आप अपने रब के साथ बात करें, वो ज़्यादा मौसर होती है बजाय इसके कि आप जो उनको एक जो रटी रटाई दुआएं हैं उनको बयान करने से, क्योंकि अल्लाह तो सारी ज़ुबानों को सुनने और समझने पर कादिर है। बंदे की जो कैफियत है वो अल्लाह के यहाँ दुआ की कबूलियत, बंदे का यकीन, बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़,
ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया और वसीला बनता है। अल्फाज की एक अपनी अहमियत है, कुरानी जो दुआएं हैं उनका एक अपना मामला और उनकी बरकत है। मसनून दुआएं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची हैं उनकी अपनी एक अहमियत है, उनसे कौन जी शऊर इनकार कर सकता है। लेकिन मैं अमूमी तौर पर देखता हूँ उम्रे पर भी और हज पर भी, जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि किताबें लेके उन दुआओं को बार बार पढ़ा जाए। उनके पढ़ने की बरकत, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ज़िंदगी में पहली मरतबा उन दुआओं को पढ़ रहे हैं तो आप उनकी कैफियत, उनके मफाहिम, उनके मतालिब उनसे उस तरह वाकिफ़ नहीं होते जिस तरह एक सादा आदमी अपनी बराह रास्त बात में अपने रब से बात करता है। मैं समझता हूँ जैसी वो अल्लाह की बारगाह में जल्दी से और तेज़ी से पहुँचती है और जिस वालिहाना अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में मेरा रब उस दुआ को सुनता है और कबूल करता है, क्योंकि उसके दरमियान कोई तकल्लुफ़ पाया नहीं जाता, तमाम हिजाब ख़त्म हो चुके होते हैं। जैसे एक आदमी ने लिबास पहन लिया ना और फिर जब वो एक नीयत से ख़ास सफ़र पर रवाना हुआ तो नाखून नहीं काट रहा, बालों के टूटने का एहतमाम कर रहा है, हत्ता कि अशरातुल अर्ज़ तक को जो है वो मारने से इज्तनाब कर रहा है। यानी अपने आप को हर तरह के शर से पाक करके, खालिस करके अपने आप को अपने रब की तरफ जो है ना वो लौटाता है, वापस पलटाता है अपने असल की तरफ। अल्लाह को बंदे के इस इखलास के साथ, इस जज्बे के साथ वापस पलटना इतना पसंद है कि जिन लफ्ज़ों में भी बंदा कोई दुआ करता है अल्लाह की तरफ से फरमाने रहमत जारी हो जाता है। इसीलिए हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स एहराम की हालत में आ जाता है अल्लाह उस वक्त तक उसकी दुआओं की तरफ मुतवज्जो रहता है जब तक कि वो दुनिया का लिबास नहीं पहन लेता। यानी इससे मुराद एक तो आमतुन नास है ना कि मैंने दुनिया का जो आम रोज़मर्रा का लिबास है जब तक मैं वो नहीं पहनता। दूसरा आप ये फरमाते हैं कि दुनिया का लिबास पहनने का मतलब ये कि जब तक वो वापस अपनी दुनिया में इस तरह गफलत भरी दुनिया में दाखिल नहीं हो जाता कि उसका अल्लाह से वो वाला ताल्लुक़ टूट जाता है। जब तक उस कैफियत में अल्लाह के साथ बंदा जुड़ा रहता है, उसके दिल से भी, उसके दिमाग से भी, उसकी ज़ुबान से भी जो दुआएं निकल रही होती हैं सब अल्लाह के यहाँ से कबूलियत का शर्त। बिल्कुल ऐसे ही है। हज के हवाले से हम बात कर रहे थे, मेरे साथ मौजूद है मौलाना फ़िदाउर रहमान और साथ साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।